तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, सब झक्कास। तो आज जो टॉपिक का नाम है और जो चैप्टर का नाम है, दोनों ये एकदम बराबर हैं, सेम है। चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टोपी ओपी सही लगी है? ठीक है, लग रही है, जैसी भी होगी छोड़ो उसको। चलो ठीक है, तो देखो चैप्टर तो लंबा है तो लंबा ही जाएगा और मैं एक एक टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा, कुछ छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। तो ज़्यादा एंजॉयमेंट भी नहीं होगा, यहाँ से पढ़ाई होती है तो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात डिलीवर होगी, बीच में कहीं दिमाग मेरे आ गया तो आ गया। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहली बात यहाँ पे निकल के आती है कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है? ये जो वर्ड बना है ना, ये वाला जो वर्ड दिख रहा है, अरे मेरी टोपी उल्टी हो गई है, हो इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटा सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, सेंडिंग बैक। हाँ देखो, मैं पढ़ाऊंगा दो तरीके से, मतलब एक तरीके से जो मेरा तरीका पढ़ाने का, मैं पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, फिर जिसमें नोट्स आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इधर। फिर ये वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज होगी, पॉज मतलब आपके लिए तो बस स्लाइड चेंज हो जाएगी एक तरीके से। उसके बाद ऐसा नोट्स लिखा हुआ पूरा आएगा, उसको मैं एक बार फिर से रीड कर दूंगा, उसमें वही लिखा रहेगा जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि रीड करके पढ़ाना वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ लो चुपचाप। इसके बाद जो नोट्स हैं वो आपको अगली स्लाइड पे से शटाक से आ जाएंगे, ठीक है, मजा में। अब देखो सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट क्या है? कल हमने देखा था ना कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या होनी चाहिए होती है? लाइट चाहिए होती है। ये लाइट क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके इसे पड़ जाती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद हमारी आंखों में जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है तब हमें वो चीज दिखाई देती है। अरे दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? हाँ, तभी तो दिखाई देती है लाइट की वजह से। तो बेटा वो जो लाइट टकरा करके वापस आ रही है, सेंडिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, वो जो लाइट टकरा करके वापस आ रही है, उसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी सोर्स से निकली, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, टकरा करके वापस आई, टकरा करके वापस आई, उसी को हम उस पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी सोर्स से निकली, टकराई, टकरा करके वापस आई। अब यहां पे दो पॉइंट निकल के आते हैं। पहला हमने पढ़ा था लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा हमने पढ़ा था नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। स्पेलिंग मुझे आती है, ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, दो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात निकल के आती होगी कि सर जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये उसके लिए है कि जिसमें सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट के लिए भी होगा जिसमें लाइट खुद बनती है, या फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए जिससे लाइट खुद नहीं बनती है? बेटा दोनों के लिए है। अगर जो जहां से रेज निकल रही है, मतलब सोर्स ऑफ जो लाइट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, नहीं सोर्स ऑफ लाइट नहीं, जहां से टकरा करके वापस आ रही है लाइट, रिफ्लेक्ट जहां से हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट जहां से हो रही है, अब उसको आप देखेंगे, मतलब किसी भी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी आंखों में जाएगी तब आप उसको देख पाएंगे। अब वहां पे दो कंडीशन प्रोड्यूस होती हैं। पहली, वो ऑब्जेक्ट खुद उस लाइट को इमिट किया हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कब देख पाएंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाएंगे आप? जब उससे टकरा करके कोई रेज ऑफ लाइट आपकी आंखों में जाएगी, तभी आपको वो विजिबल होगा। ये हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब वहां पे दो कंडीशन प्रोड्यूस होती हैं। एक, उसने खुद उस लाइट को प्रोड्यूस किया। अरे रिफ्लेक्ट होके मतलब ये नहीं है कि रिफ्लेक्ट होके आएगी तभी। अब वो बल्ब मुझे दिख रहा है, वो बल्ब क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां से रोशनी निकल रही है, मेरी आंखों में जा रही है, इसलिए मुझे दिख रहा है। अब ये मतलब थोड़ी कहीं और से रोशनी मारू, उस बल्ब पे जाए और टकराए तो मेरी आंखों में जाए तभी मुझे दिखेगा, नहीं ना। उसके पास लाइट थी, उसने लाइट उसमें इमिट की, मेरे आंखों में गई, मुझे वो दिखा, सीधी सी बात है। तो या तो लाइट उस सोर्स ऑफ लाइट से खुद निकल जाए, पहली चीज, मतलब उस ऑब्जेक्ट से लाइट खुद निकल के मेरी आंखों में गई, मुझे वो दिखा, या तो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ी कहीं से और से और टकरा करके मेरी आंखों में गई तब मुझे दिखा। तो बेटा ये जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए है। चाहे जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं
जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, चाहे वो लाइट खुद इमिट कर रहा हो या किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट उस पर टकरा करके मेरी आंखों में वापस आ रही हो। किसी भी, अब सीधी सीधी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के दो तरीके, पहला या तो वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट को इमिट कर रहा है, दूसरा या तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट कहीं से आ रही है, उस पर टकरा रही है, टकरा करके मेरी आंखों में जा रही है, तब मुझे दिख रहा है। दोनों ही कंडीशन में लाइट का आना, टकरा करके मेरी आंखों में वापस जाना, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? चलो इसको मैं इरेज करता हूं, तब तक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्यों आप लोग टाइम वेस्ट करोगे फालतू का। चलो अब यहां पे कुछ टर्म्स निकल के आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ टर्म्स ही बोलता हूं मैं, कुछ टर्म्स निकल के आते हैं जिनको हमें समझना है क्या क्या है। पहली चीज, रे समझेंगे, बीम समझेंगे, प्लेन मिरर समझेंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं। इसके बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। रे क्या होती है? एक सिंगल रे लाइट की सिंगल रे, लाइट की जब कोई एक सिंगल रे, जब लाइट की कोई एक सिंगल रे निकल रही है, उसको हम रे बोलते हैं। मतलब लेजर लाइट देखिए, ग्रीन वाली है, रेड वाली, कि एक सीधी रे निकलती है, टकरा करके वापस आती है, देखा ना, टकरा करके नहीं आती, भाड़ में जाए, कुछ भी हो, सिंगल रे निकलती है। जब सिंगल रे निकलती है उसे हम रे बोलते हैं। अब मैं रे ही बोल रहा हूं क्योंकि जब सिंगल एक लाइन की बात हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल रे। अब बंच ऑफ रे हूं अगर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बीम बोलते हैं। बीम की स्पेलिंग गलती दी क्या मैंने? ना यार, ए है, बताते नहीं तुम लोग वहां बैठ के, पता नहीं क्या चोरी मचाए हुए हो। कुछ सुना क्या? मैंने बोला नहीं, ठीक है, ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, चला छोड़ो उसको। ढेर सारी लाइटें अगर जा रही हैं तो क्या बोलते हैं उसको? बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। एक सीधे से शीशे को प्लेन मिरर कहते हैं। सीधा सा जो शीशा होता है उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। जो हमारी घर में आईना देख के आप सजते हैं रोज सुबह, बढ़िया सा मेकअप होगा पोत पात के, जो लड़कियां मेकअप करती हैं, सीधा कुछ से कुछ बन जाती हैं, वो जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें चल रहा होता है, जिसको देख करके वो सारा प्रोसेस किया जाता है हमारे घरों में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, अरे घर का जो शीशा उसे प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर कई टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर आप देखेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब भी आप पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, ठीक, आइए प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। जो 3 टर्म्स मैंने बोली हैं इसी का मैं यूज करूंगा अभी। आइए थोड़ी सी बात करते हैं प्लेन मिरर की। किसकी बात करते हैं अब? थोड़ी सी हम प्लेन मिरर की। कहोगे सर बहुत बोरिंग जा रहा है। देखो बेटा, मैं रीड करके चला तो मेरे समझ में नहीं आता, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एज सिंपल इट इज। ठीक है, नॉर्मली आराम से पढ़ते रहो, पूरा साल है, अच्छे से पढ़ के जाना है, फालतू बकवास नहीं करनी। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक तो पहली बात तो शीशा है, वो उसका जो पहला वाला सरफेस होता है ना, बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस है यार, बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस होता है। क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। अब जितना ज्यादा सरफेस पॉलिश्ड होगा, उतना ही ज्यादा वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जितना ज्यादा सरफेस पॉलिश्ड होगा उतना ही ज्यादा वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और जितना ही ज्यादा सरफेस अनपॉलिश्ड होगा उतनी ही कम लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ, जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा उतना ही ज्यादा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और सरफेस जितना ही ज्यादा अनपॉलिश्ड होगा या इररेगुलर होगा या खचपच होगा वो उतनी ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ तो वो एब्जॉर्ब भी कर जाएगा। ठीक, अब जो सरफेस जितना ज्यादा लाइट इमिट के, जितना से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसमें जो हमारी इमेज बन के आती है वो उतनी और अच्छी बन के आती है। जितना पॉलिश्ड सरफेस होगा,
जितना प्लेन सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी जो चेहरे की चमक है वो उतनी और अच्छी बन के आती है। अभी एक शीशा ले लो ईसा वाला, उसका जो सामने का सरफेस है उसको वैसा ईसा कर दो, अब दे दो किसी लड़की को तैयार होने के लिए, मेकअप के लिए, मजा ही आ जाएगा। जो तैयार होकर निखर के आएगी ना भाई, देख के डर जाओगे बेटा, भूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सरफेस जितना ज्यादा पॉलिश्ड लाइट उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, और सरफेस जितना ज्यादा अनपॉलिश्ड, जितना कम पॉलिश्ड लाइट उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब प्लेन मिरर की बात करें, जो हमारे घर में शीशा होता है, उस शीशे के पीछे सिल्वर मेटल की कोटिंग की होती है। सिल्वर मेटल की कोटिंग की होती है। अब सिल्वर मेटल की कोटिंग क्यों की होती है? क्योंकि सिल्वर मेटल का जो सरफेस है बिल्कुल ही एकदम पॉलिश्ड होता है। सबसे ज्यादा पॉलिश अगर बात करें तो उसकी ही होती है, सिल्वर मेटल की ही होती है। लेकिन एक गड़बड़ी है, सिल्वर मेटल बेटा ना बहुत ही नाजुक है। सिल्वर मेटल जो है वो बहुत ही नाजुक है, तो रेज पड़ने से या थोड़ा सा स्क्रैच लगने से भी वो उसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो खत्म हो जाता है। पॉलिश्ड सरफेस है जो वो खत्म हो जाता है। तो अब क्या करें, मैंने क्या बोला, जो प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर जो घर का सिंपल सा शीशा होता है उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। अब उसका सरफेस जितना ही ज्यादा पॉलिश्ड होगा वो उतनी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसका सरफेस जितना ही ज्यादा कम पॉलिश्ड होगा वो उतनी ही कम लाइट को सरफ रिफ्लेक्ट करेगा। अब लेकिन बेटा शीशे दो प्रकार के होते हैं, एक के पीछे ऐसे कुछ कलर सा किया रहता है जिसमें हमें दिखाई देता है, एक शीशा आर पार दिखाई देता है, उसमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा। अब कार का जो शीशा होता है उसमें आप देखोगे एक्सक्यूज मी, हाँ, अब जो कार का जो शीशा होता है जब भी आप उसमें देखोगे आपको आर पार दिखाई देगा, लेकिन जो घर का शीशा होता है उसमें आपको आर पार नहीं दिखाई देगा। विंडो में जो शीशे लगते हैं उसमें आपको आर पार दिखाई देगा, शीशा वो भी है, लेकिन घर का जो शीशा उसमें आर पार नहीं दिखा, उसमें आपको चेहरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शीशा मिरर दोनों एक ही है, बस उस जो आपके घर में शीशा है, जो आपके घर में मिरर है जिसमें आपको दिखाई देता है, उसके पीछे एक सिल्वर कोटिंग की हुई होती है। क्या की हुई होती है? सिल्वर कोटिंग। अब सिल्वर कोटिंग नहीं की जाती है, दूसरा कुछ किया जाता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन मान लेते हैं अभी मैं बोल रहा हूं बुक में लिखा है आपके सिल्वर कोटिंग की होती है, और इसके जिसमें आपको ओपेक है, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपको आर पार दिख जा रहा है, उसमें कोई भी कोटिंग नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जब लाइट आती है तो वो जो सिल्वर का सरफेस है ना एकदम पॉलिश्ड सरफेस होता है, सिल्वर से ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस किसी मेटल का होता ही नहीं है। लाइट इससे टकराती है और सारी की सारी लाइट टकरा करके वापस लौट जाती है, जितनी रेज आती हैं वो सबकी सब इससे टकराती हैं और टकरा करके वापस लौट जाती हैं। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का आना और उस बॉडी से टकरा करके हमारी आंखों में जाना, तभी हम उसको देख पाते हैं। अब जो शीशा हमारे सामने लगा है, हमारे ऊपर जो लाइट पड़ती है वो लाइट जब शीशे में जाती है और शीशे से टकरा करके वापस आती है, हमारी आंखों में जाती है, तब हम खुद शीशे में देख पाते हैं अपने आप को। अब अगर उस शीशे के पीछे की कोटिंग हटा दी जाए, जो लाइट आप पे पड़ी वो गई शीशे में, लेकिन टकराने के लिए कुछ है ही नहीं, शीशा ट्रांसपेरेंट है, आर पार चली गई लाइट, तो क्या आप देख पाएंगे अपने आप को? उसमें घंटा देख पाएंगे। आपको अपने आप को देखने के लिए सबसे पहली चीज तो टकरा करके वापस तो आए लाइट, तो उसके लिए पीछे क्या की जाती है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है, क्योंकि सिल्वर का सरफेस एकदम पॉलिश्ड है, एकदम स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल पॉलिश्ड होता है, और हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए एकदम प्लेन से प्लेन सरफेस चाहिए, इसीलिए हम यूज करते हैं किसका, सिल्वर का। लेकिन सिल्वर में एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी उसको टच वच लग जाए, ये वो हो जाए, रे लाइट अगर यूवी रे ज्यादा हो गई तो ये डैमेज बहुत जल्दी हो जाता है। क्या हो जाता है? डैमेज बहुत जल्दी होता है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए इसके पीछे एक रेड कलर का पेंट कर देते हैं, रेड है पेंट कर देते हैं। अब जो कि सिल्वर मेटल इतना महंगा है, चांदी की आप बात कर रहे हो, तो बेटा अब इस सिल्वर की जगह जो हमारे घरों में आते हैं ना, उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वापस, इससे अच्छा नहीं है एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम सस्ता है, काम इसका कर जाता है वो, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, अब एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। तो अब तक जो पढ़ा है वही मैंने लिखा है, एक बार देख लेते हैं आराम से,
फिर चलते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ी हुई लाइट को जब किसी वापस भेजा जाता है तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस पूरी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट्स फॉल ऑन देम, सम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट वेयर एज द other object reflects less light. The object having a polished shining surface reflect the more light whereas the unpolished surface dull surface तो less light reflect करेगा। जो मैंने बोला था कि जितना ही polished surface होगा उतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जिनका सरफेस ज्यादा पॉलिश्ड होगा वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसका सरफेस कम पॉलिश्ड होगा वो कम लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ अ लाइट। मिरर आर मेड बाय द डिपोजिटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ अ सिल्वर मेटल एंड अ सिल्वर मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द कोट ऑफ अ रेड पेंट। जितने ऑर्डिनरी मिरर यूज होते हैं उनके पीछे कोटिंग की होती है सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, क्योंकि उसकी सरफेस बहुत पॉलिश्ड होती है। ठीक है, लेकिन वो खराब हो जाता है इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किससे? रेड पेंट से। लेकिन दीज डे एल्यूमिनियम इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ अ सिल्वर मेटल बिकॉज इट इज चीपर देन द सिल्वर। लेकिन आज के दिन में सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम यूज होने लगा है क्योंकि वो सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल टर्म्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, लिखिए आप लोग। तो चलो बिल्कुल ध्यान से देखना अभी जो मैं कराऊंगा। ठीक है, जो भी मैं कुछ बोलूंगा अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। पहले इधर देखो, यहाँ पे ये है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ठीक, अब अगर इस प्लेन मिरर ऐसे डायरेक्ट बना हुआ है और उस पर कुछ नहीं और दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्लेन मिरर ट्रांसपेरेंट है। जो रेज यहाँ से जाएगी वो पार हो जाएगी। लेकिन अब मुझे वो सिल्वर की कोटिंग दिखानी है इसके पीछे, या एल्यूमिनियम की कोटिंग दिखानी है, तो एक ओपेक एक ऑब्लिक लाइन हम इसके पीछे बना देते हैं। अब ये वाला सरफेस है इसके पीछे ये सिल्वर मेटल लगी, इसके बाद ये सिल्वर की कोटिंग है। ये चीज क्या है? सिल्वर की कोटिंग है। और ये आगे वाला जो सरफेस है वो प्लेन मिरर है। आगे वाला जो सरफेस है वो प्लेन मिरर है। ठीक, अब जो रेज यहां से आएंगी इस सिल्वर के मेटल से टकराएंगी और यहां से वापस आ जाएंगी। ठीक, एरो उल्टा बन गया मेरा। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये O है, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। तो AO क्या है, BO क्या है, O क्या है, वो सभी देखते हैं। ठीक है, ये जो एरो हम बनाते हैं जिस साइड एरो का मुंह होगा उस साइड हम मानेंगे रेड उस साइड जा रही है। जैसे एरो का मुंह इस वक्त शीशे के पास में है तो हम ये मानेंगे कि जो एरो है वो शीशे की तरफ जा रही है। एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही लाइन खींच के छोड़ देते हैं, एरो नहीं बनाते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि रेस ये वाली रेस शीशे की तरफ जा रही है कि ये वाली रेस शीशे की तरफ जा रही है, या फिर ये वाली रेस शीशे से टकरा करके आ रही है या ये वाली रेस शीशे से टकरा करके आ रही है। तो जब आप एरो बना देते हैं और एरो का मुंह जिसकी तरफ होता है वही माना जाता है रेस उसी साइड ट्रेवल कर रही है। अब जैसे एरो का मुंह शीशे के साइड है तो हम ये मानेंगे कि ये वाली रेस शीशे के साइड ट्रेवल कर रही है, और इसका मुंह जो है इस बाहर के साइड है, शीशे से अलग है, तो हम ये मानेंगे कि ये वाली जो है वो शीशे से दूर जा रही है। ठीक, अब ये प्लेन मिरर हो गया, पीछे से कोटिंग हो गई, और क्या ये एक रे हो गई जो जा रही है, ये एक रे हो गई जो आ रही है। अब इसी प्लेन मिरर में कुछ जनरल टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला वर्ड आपके लिए आएगा इंसिडेंट रे। कौन आएंगे? इंसिडेंट रे भैया आएंगे। सेकंड आएंगे आपके रिफ्लेक्टेड रे भैया आएंगे। कौन आएंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तीसरे आएंगे नॉर्मल रे। अब नॉर्मल रे बोले या नॉर्मल लाइन बोलते हैं, जहां तक है नॉर्मल रे नहीं होता है। चौथे आएंगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिफ्थ पॉइंट आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिक्स्थ पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इतने पॉइंट्स अभी हमें पढ़ने हैं और इन सब की डिफिनेशन मैं भी लिखूंगा, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, या उससे पहले इसको मैं हटाता हूं। ये जनरल टर्म्स चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कर्व्ड मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो,
चाहे कर्व मिरर हो। कर्व मिरर हो से दो ही मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर, एक कर्व मिरर। प्लेन मिरर क्या सीधा, कर्व मिरर जो कर्व हो, या तो कॉनकेव मिरर होगा जो अंदर की तरफ जा रहा होगा, अंदर की तरफ झुका होगा, या कॉन्वेक्स मिरर होगा जो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ निकला होगा। ठीक है, ये जो टर्म्स है वो सबके लिए हैं, और ये जो टर्म्स के रूल्स आएंगे वो सबके लिए होंगे, चाहे वो मिरर प्लेन हो, चाहे वो मिरर कैसा हो, कर्व्ड हो। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी तरफ, आगे की तरफ अपने। इंसिडेंट रे क्या होता है, ये बनाई मैंने मिरर, पहली बात, इससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या, अबे हटना यार, दूसरी चीज क्या, तेरी ऐसी की तैसी इसकी। ठीक है, अब ये इसके पीछे मैंने कर दी कोटिंग। ये मुझे समझ क्या आ रहा है यार, अरे इसकी भेड़ है। साला ठीक, ये बना दी मैंने मिरर। ठीक, मैं मान लेता हूं इसका मिरर ऊपर वाला पॉइंट है m, मिरर का जो नीचे वाला पॉइंट है ये है m डैश। ठीक, m फॉर मिरर, तो ऊपर वाले पॉइंट m, नीचे वाला पॉइंट m डैश। ठीक, अब वहां पे एक रे थी जो मिरर की तरफ जा रही थी, तो यहां पे बेटा एक मिरर होगी जो मिरर की तरफ जा रही होगी, जो मिरर की तरफ जा रही होगी। अब जो रे मिरर की तरफ जा रही होगी उसको पॉइंट देता हूं A, और जहां पे मिरर से टकरा रही है उसे हम बोलते हैं O। बोलते हैं नहीं, मैं बोल रहा हूं O। अब इस रे को हम बोलेंगे बेटा इंसिडेंट रे। इंडी, ये किस पार्टी का नाम लिख दिया मैंने, इंसिडेंट रे। ठीक, अब इसके पीछे पॉलिश की हुई है सिल्वर मेटल की, तो टकराने के बाद आमतौर से ये वापस लौट आएगी। भैया ये वापस भी आ गई, इसको मैंने बोला भी एरो यहां नहीं बनाते बेटा, गलती हो गई, एरो यहां बनाते हैं। अब टकरा करके वापस जो लाइट आ रही है, टकराने के बाद जो रे आ रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। आपको पता है मैं एक ही चीज बार बार क्यों बताता हूं, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे नहीं हो और मैं ये नहीं देख पाता हूं कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, क्या सोच क्या रहे हैं आप, इसीलिए मैं बार बार, अगर किसी को लगता है बहुत धीरे तो डबल कर दो स्पीड या 1.5 कर लो स्पीड। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे तो दिखते नहीं है मुझे, अब मुझे क्या पता किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि समझ में तो आ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। अब जो रे जा रही है शीशे की तरफ टकराने के लिए वो है इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो रे आ रही है शीशे से वो है रिफ्लेक्टेड रे। जहां पे टकरा रही है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक, क्या बचा है, नॉर्मल लाइन। अब एक लाइन होती है, एक लाइन, कोई सी भी लाइन अगर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर बनाई जाए, कोई भी लाइन प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर बनाई जाए उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। इन दोनों के बीच में कोई एक लाइन बनती है उसे नॉर्मल लाइन बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। एक लाइन है जो शीशे के परपेंडिकुलर बनाई जाती है उसे हम नॉर्मल लाइन बनाते हैं, और इस डायग्राम में वो नॉर्मल लाइन मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बना रहा हूं। ये बना दी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन। अब इसका जो एंगल बनेगा, इसका जो एंगल मिरर से बनता है, इसका जो एंगल मिरर से बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का बनना है। अब इसी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की लाइन को नॉर्मल रे कहते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। एक लाइन जो है प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, कहीं से भी ड्रॉ की जा सकती है, उसे हम नॉर्मल रे बोलते हैं। इस डायग्राम में जो मैंने नॉर्मल रे बनाया है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, बट मैंने जो डायग्राम में जो नॉर्मल रे बनाया है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बनाया है, ये मैं बता रहा हूं पहली चीज। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट AI। अब नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन AR। ठीक, तो ये जनरल टर्म्स, इंसिडेंट रे जो ले जाके शीशे पे टकराएगी, रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद जो रे आएगी, नॉर्मल रे
शीशे के परपेंडिकुलर एक लाइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्शन रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं, या फिर वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे आके शीशे से टकराई। अब लिखते हैं इनका डिफिनेशन, ठीक है। इसको बनाना है तो बनाइए यार, वीडियो काफी लंबा जा रहा है। तो जो अभी तक पढ़ाया उसको मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे इंसिडेंट रे जाके मिरर से टकराएगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। नॉर्मल लाइन क्या है? देखो मैंने क्या बोला था, पूरे सरफेस पे कहीं भी इस परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है बुक में? यशशांत की बुक है, ये यशशांत की बुक का रेफरेंस है। यहां पे बोला गया है द नॉर्मल लाइन इज अ लाइन एट अ राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे इंसिडेंट रे टकरा रही है प्लेन मिरर से, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन शीशे से ड्रॉ की जाती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन में ये बिल्कुल ध्यान देना, एंगल बनता है 90 डिग्री का, लेकिन किससे? प्लेन मिरर और नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वो 90 डिग्री एंगल कहीं इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का मत बता देना, या रिफ्लेक्टेड रे का मत बता देना। 90 डिग्री एंगल नॉर्मल रे और प्लेन मिरर से है। ये नॉर्मल रे से ये हुआ, तो ये जो नॉर्मल रे और ये प्लेन मिरर है, नॉर्मल रे और प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे का नहीं, ठीक। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट, ठीक है। लिखिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 मिनट का काम है वो भी। तो अब चलते हैं आगे। देखो प्लेन मिरर कितना खत्म हो पाता है, कितना नहीं खत्म हो पाता है मुझे नहीं पता। इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि 40 मिनट से ज्यादा इस सेशन को मैं नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा ये सेशन नहीं रहेगा, मैक्सिमम 40 मिनट। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, सोचे कि प्लेन मिरर खत्म कर दें पूरा। पहला क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ मेन है। पहला क्या? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल लाइन होती है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। प्लेन का मतलब, प्लेन का मतलब कि एक ही 1D में ही लाई करेगी। मतलब कि मान लीजिए इस रूम में 1 2 3 4 दीवारें हैं, अगर ये तीनों रे कहीं लाई करेंगी तो सिर्फ इसी एक दीवार पे करेंगी या उस एक दीवार पे करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे इस दीवार पे लाई कर रही हो और रिफ्लेक्टेड रे मेरी सामने वाली दीवार पे लाई कर रही हो। सीधा सीधा ये मतलब है कि तीनों की तीनों लाई करेंगी तो एक प्लेन में, ठीक ना। द नेक्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब आई बराबर होगा AR के, ठीक। लास्ट क्या है? रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली। फिजिक्स में नॉर्मली का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, ठीक। मतलब एंगल कितने का बना रही हो? 90 डिग्री का। वो जिस पाथ से आएगी वहीं से लौट जाएगी, मतलब एंगल बनेगा 0 डिग्री का। आइए डायग्राम से समझते हैं। ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? ऐसे बनाता हूं, ठीक। ये हमारा M, ये मेरा M डैश, मतलब ये मेरा मिरर, और ये उसकी ओपैक लाइन, मतलब उसके ऊपर वो सिल्वर की कोटिंग, ठीक। अब जो लाइट यहाँ पे आएगी वो टकरा के यहीं से लौट जाएगी, ठीक। अब एक इंसिडेंट रे हम लेकर आते हैं इस पे। ये मैंने मारी एक इंसिडेंट रे, ठीक। और ये ज़्यादा हो गया ना, ठीक। अब ये मैंने मारी एक इंसिडेंट रे और ये गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ये है मेरी इंसिडेंट रे, ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। इसको मैंने बोला A,
इसको मैंने बोला बी, इसको बोला इंसिडेंट रे। क्या है यार, इसको मैंने बोला रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये रे ऐसे आई, ये गई, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक, ये मेरी नॉर्मल लाइन। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया बेटा, जो अभी बता दे रहा हूं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो शीशे के ऊपर रे बनेगी वो हम फुल लाइन से बनाएंगे। अभी कुछ रे जो शीशे के बाद बनेगी वो हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। इन नॉर्मल रे मैंने डॉटेड बनाया है, आपका मन करे आप पूरी बना दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कि नॉर्मल भी डॉटेड बना है, नहीं, नॉर्मल पूरी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये रही हमारी नॉर्मल लाइन। ठीक, तो ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या था, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसको बोल दिया आई, इसको बोल दिया आर। तो अगर मैं बोलूं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये है दूसरा लॉ। ये जो नॉर्मल लाइन आएगी ये जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी। यहां पे जो एंगल बन के आएगा वो बन जाएगा 0। मतलब नॉर्मल जो शीशे से एंगल बनाती है वो 0 बनाती है। ठीक है, यही है पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी टाइप का शीशा हो, मिरर हो, उनके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो कर्व्ड मिरर हो। मेरे कहने का मतलब चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए वैलिड है। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज। द नॉर्मल लाइन मेक्स एंगल 0 डिग्री, क्योंकि जैसे ही परपेंडिकुलर आके शीशे पे गिरेगा वैसे ही परपेंडिकुलर शीशे जाके लौट जाएगा। अगर मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली शीशे पे गिर रही है तो जो एंगल बन के निकल के आता है वो होता है 0 डिग्री का, बस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। 2 मिनट का टॉपिक है, इसे पढ़ के अभी हम खत्म करते हैं भैया। तो चलिए चलते हैं आगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या लिखा है अभी पढ़ेंगे, पहले आराम से देख लेते हैं इसको होता क्या है। ठीक है, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा शीशा है, ये मेरा शीशा है और इसके ऊपर ये रही मेरी कोटिंग, ठीक है, सिल्वर की कोटिंग। ये मेरा शीशा, उसके ऊपर ये सिल्वर की कोटिंग। अब इस पे जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगी, मान लीजिए एक पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज को मैं बीम भी बोल सकता हूं। ये रही मेरी पैरेलल रेज, ठीक, ये सब आकर इस पर टकरा गई, सारी पैरेलल। पैरेलल मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है, ठीक। अब ये आकर इस पर टकराई, टकरा करके जब लौटने लगी, ये सारी की सारी इंसिडेंट रे। अगर एरो शीशा की तरफ तो इंसिडेंट रे, एरो शीशा से दूर तो शीशा से दूसरी तरफ तो रिफ्लेक्टेड रे। ये सारी की सारी लौटी भी पैरेलल ही। पैरेलल आई, टकराने के बाद पैरेलल चली गई, उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वही चीज अगर हम यहां पे देखें तो ये रहा मेरा शीशा, ये उसकी सिल्वर कोटिंग और ये उस पे पैरेलल बीम, ये आई पैरेलल बीम, लेकिन टकराने के बाद इनमें से कोई सी भी पैरेलल नहीं गई।
टकरा के बाद ये अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में चली गई, और ये टकरा पैरेलल आई, टकरा करके पैरेलल ही वापस गई, उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और पैरेलल आई और डिफरेंट डायरेक्शंस में छितरा गई, फैल गई, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अवधि में हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज को अगर इधर स्कैटर्ड हो जाए, फैल जाए, तो अवधि में हम लोग बोलते हैं उसको छितरा गई। ठीक है, तो अगर छितरा गई तो हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब प्लेन रिफ्लेक्शन में ये होता क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सीधा सीधा मेरी बात सुने, सब भाड़ में जाए। देखो, प्लेन सरफेस जो प्लेन मिरर होता है उसके लिए स्मूथ सरफेस चाहिए। अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये होता है प्लेन सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस की जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स होती हैं, जहां पे लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, वो सब की सब एक साथ एक रेगुलर मैनर में अरेंज होती हैं। मतलब जो सरफेस एकदम पॉलिश्ड है वो एकदम रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होती है, एक के बाद जस्ट एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। इनके जो ऊपर की सरफेस है बिल्कुल एक बराबर रहेगी, बीच के जो गैप्स है एक बराबर रहेंगे, या फिर गैप्स नेग्लिजिबल रहेंगे, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के गैप है नेग्लिजिबल रहेगा। मतलब जो पार्टिकल जो सरफेस है वो एकदम प्लेन और एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम पॉलिश्ड सरफेस है। और वहीं पे जो डिफ्यूज वाले में होता है उसमें जो सरफेस है वो मान लो उबड़ खाबड़ है, एक पार्टिकल नीचे, दूसरा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, गैप ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में। तो जो सरफेस बन के तैयार हो रहा है वो प्लेन अगर स्मूथ है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल ऑफ लाइन जैसे आएगी, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। इसका ये मतलब भी नहीं होता कि सरफेस स्मूथ है तो निकल जाएगा। जो बीम एक आई, अब जितने भी रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स बने थे, मतलब एक शीशे में मान लो 1 करोड़ रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स हैं, 1 करोड़ रिफ्लेक्टिंग छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। अब वो जो 1 करोड़ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज हैं। तो जब उस पर रे ऑफ लाइट आके पड़ती है, पहली वाली एक की बात कर रहा हूं, पढ़ के जब वो रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी जो उसके पैरेलल आ रही थी दूसरे पार्टिकल पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है। अब वो जब दोनों पार्टिकल एक बढ़िया से एक ही मैनर में अरेंज हैं, तो जो उनकी जो इंसिडेंट रे होगी वो भी एक बढ़िया मैनर में, पैरेलल मैनर में आ रही है। इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, जिससे रिफ्लेक्ट होना है वो एक मैनर, बढ़िया मैनर में अरेंज है, ना उनमें कोई गड़बड़ी है, ना उनमें कोई ऊपर नीचे, सब एक बराबर अरेंज हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे भी होगी तो वो भी तो पैरेलल ही जाएगी, वो भी तो बढ़िया मैनर में ही जाएगी। इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो भी पैरेलल जाता है, जबकि डिफ्यूज में ऐसा नहीं होता। जो सरफेस होता है वो ऊबड़ खाबड़, अरे मैंने सरफेस उल्टा बना दिया यार, पहले नहीं बोलते हो, इस सरफेस ना भैया ये थोड़ा ऐसे है, सरफेस वही गड़बड़ है, ठीक है। अब यहां से टकरा के उल्टा पुल्टा जाना ही पड़ेगा, ठीक। ये है लिखा क्या है, इन दिस केस पैरेलल इंसिडेंट रे रिमेन्स पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन अकर्स एट ए स्मूथ सरफेस एंड रेगुलर सरफेस। इन दिस केस पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इट आल्सो नोज एज अ इररेगुलर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। इट इज आल्सो नोन एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। वही तो नाम है इसका, छोड़ो। अकर्स एट अ रफ सरफेस, ठीक है। एक चीज बिल्कुल नोट करने की है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में बराबर फॉर्म होता है। यहां पे पार्टिकल ही ऊपर नीचे अरेंज हैं, जब पार्टिकल ही एक बढ़िया से मैनर में नहीं अरेंज है, रिफ्लेक्शन तो वैसे ही हो रहा है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इसमें भी नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन पार्टिकल ही ऊपर नीचे, इसकी वजह से लाइट इधर उधर फैल जाती है। तो ये नोट है, बिल्कुल रेड लाइन से लिखा है इसलिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज ड्यू टू द रफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मिरर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लिखिए जल्दी से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन से पहले एक टॉपिक दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन के बाद वो चारों टॉपिक मैं आपको एक ही स्लाइड में फटाक से पढ़ा दूंगा। बोला था 40 मिनट के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम अब 45 मिनट रख रहा हूं, इसके ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, छोटा सा अगर एक पॉइंट की बात करें तो, जैसे मान लीजिए एक बिल्कुल ही छोटा सा पॉइंट है, जैसे मान लो एक नील का जो पिन है, नील का जो टिप है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। सिर्फ अगर टिप की बात करें, निडल का जो टिप है, अगर मान लीजिए शीशा जो कोई एक पेन का जो ऊपर का बॉल पॉइंट पर, तो उसमें जो बॉल है, बॉल को निकाल कर शीशे के सामने रखा जाए तो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मीन्स एक लंबा सा ऑब्जेक्ट, जैसे मैं हूं, एक आदमी ही मान लो, या मैं ही, ठीक है, वो क्या हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत पॉइंट है, क्या उसका सिर, उसका ना कोई पैर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक हेड पार्ट होगा, एक बैक मतलब नीचे वाला पार्ट होगा, ऊपर का एक नीचे का। तो ऊपर वाले को हम एक एरो बना देते हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसका हेड हो गया, ये वाला पार्ट इसका हेड हो गया। जैसे मैं अगर खड़ा हूं, मुझे अगर बताना है तो एक लाइन खींच दो, ऊपर एक एरो बना दो, तो मेरा ये वाला सर वाला पार्ट वो एरो बताएगा। ठीक है, चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या बनाते हैं, ये हमारा शीशा, ये इसके ऊपर की सिल्वर कोटिंग। ठीक, हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हम 2 पॉइंट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट की हमेशा से इमेज बनाने के लिए हम दो रेस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक रे गई, इससे टकराई, वापस आई, फिर ये दूसरी रे गई, टकराई और ये वापस आई। ये हमारी इंसिडेंट रे, गलती मेरी, ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मेरा इंसिडेंट रे और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, अगर ये दोनों कन्वर्जिंग रेज होती, टकरा करके कहीं मिल रही होती तो हम देखते, लेकिन ये टकराने के बाद मुझे लग रहा है ये कहीं नहीं मिलेंगे, डाइवर्जिंग रे हो गई हैं, ये ऐसे और बढ़ती डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो अब मैंने बोला था शीशे के पीछे जो लाइन हम बनाते हैं वो डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको हम खींच करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, खींच करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये मैं खींच करके पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये मैं इसको खींच करके पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। और जहां पे ये मैच, जहां पे ये मिल रहे हैं, जहां पे ये मिल रहे हैं, यही है इसका ये इमेज। क्या है, इमेज। और हम यहां से इसको मान लीजिए देख रहे हैं, ये हमारी आंखें, ये हमारी आंखें। ठीक, तो ये रहा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अभी लिखवाता हूं मैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जितना ही शीशे से डिस्टेंस रहेगी ऑब्जेक्ट की, उतनी ही शीशे से डिस्टेंस बनेगी किसकी, इमेज की। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। बट उल्टा बनता है, उल्टा मतलब सिर नीचे पैर ऊपर नहीं, उसका लेफ्ट हैंड इरेक्ट बने, मतलब इन्वर्टेड बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है। इधर देखते हैं, इसमें भी सेम वही चीज हम करेंगे, सेम वही चीज ऐसे करेंगे, ये रहा। ठीक है, ठीक। अब किसी एक पॉइंट से 2 रे हम निकालते हैं, तो यहां पे हेड भी है और नीचे वो पैर भी है, तो हेड से भी 2 रे निकलेगी और पैर से भी 2 रे निकलेगी। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये हेड से एक रे निकली और ये दूसरी रे निकली, ये लौट आई डाइवर्जिंग, ये भी लौट आई डाइवर्जिंग, को पीछे करके मिलाएंगे कहीं। इस पॉइंट से भी एक रे निकली, दूसरी रे निकली, इसको बड़ा कर दो यार। ठीक, ये भी लौट आई और ये भी लौट आई, तो ये दोनों ही डाइवर्जिंग रेज हैं, इसीलिए ये कहीं पीछे जाके मिलने वाली नहीं है। ये हमारी नॉर्मल लाइन, ये हमारी नॉर्मल लाइन, ये हमारी नॉर्मल लाइन। ठीक, अब इसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और मिलाएंगे, जैसे कि इसमें किया था। रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे लेके गया और ये मैंने मिला दिया। ठीक, ये भी रिफ्लेक्टेड में को मैं पीछे लेके गया और यहां मैंने इसको मिला दिया। अब ये जहां पे मिल रहे हैं वहीं पे मैं इसको ऐसे बना दूंगा। ध्यान से देखो, वो आप बनाएंगे पेंसिल से तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अब जितने ही इसकी डिस्टेंस होगी शीशे से इधर, उतने ही इमेज की डिस्टेंस होगी शीशे से उधर। पॉइंट हेड से 2 रेज गई, शीशे से टकराई और डाइवर्जिंग रे में निकल गई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रे आगे जाके मिलेंगी नहीं कहीं। अगर ये आगे कहीं मिल रही होती तो इमेज वहां बनती, पर ये आगे कहीं नहीं मिल रही हैं, ये इसीलिए मैं रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ खींचता हूं और पीछे जहां मिलती हैं वहां पे इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे कर्व्ड मिरर, और वहां पे स्टार्ट होने से पहले ही किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज का क्राइटेरिया होता है, इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैं अपलोड कर दूंगा। हेल्थ मेरी अभी भी सही नहीं है, इसीलिए मैं भी बंद कर रहा हूँ। मुझे 2 घंटे हो गए वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बैठ बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।